हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट में स्टडी नोट नंबर 2 ऑपरेशन से प्लानिंग स्टार्ट किया था। और ऑपरेशन प्लानिंग में हमने पार्ट 1 डिमांड फॉरकास्टिंग स्टार्ट किया था। डिमांड फॉरकास्टिंग में हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए अपने प्रोडक्ट की सेल्स दैट इज डिमांड को फॉरकास्ट दैट इज एस्टिमेट करने की कोशिश करती है। और उस एस्टिमेशन की हमने टोटलिटी में 7 मेथड्स के नाम देखे थे। और उन 7 में से हमने 5 मेथड लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। 2 मेथड हमारे यहाँ पे रहते हैं, जिसमें से एक मूविंग एवरेज थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा और ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड जो बचा हुआ है वो आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है 6th मेथड दैट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। देखो, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड नाम से ही क्लियर है। ट्रेंड प्रोजेक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पास्ट का ट्रेंड देखती है कि पास्ट में हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड रही, इंक्रीजिंग ऑर्डर था, डिक्रीजिंग ऑर्डर था। उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए अपनी सेल्स को प्रोजेक्शन करती है, एस्टिमेट करती है। इसी वजह से इस मेथड का नाम ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड रखा गया। अंडर दिस मेथड a trend of companies or industries sales is fixed। कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में ट्रेंड देखा जाता है। Under this method, a trend of companies or industry sales is fixed with the help of historical data। historical data मतलब पास्ट डेटा के बेसिस पे हम ट्रेंड देखते हैं। रिलेटिंग टू सेल्स विच आर कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड एट सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम। लाइक आप ईयरली बेसिस पे देख सकते हो कि से एग्जांपल 2011 में इतनी सेल थी, 2012 में इतनी सेल्स थी, 2013 में इतनी सेल्स थी, तो 14 में कितनी होगी, 15 में कितनी होगी, 2017 में ये सेल्स थी, 2018 में ये सेल्स थी, 2019 में ये सेल्स थी, तो 2020, 21, 22 में कितनी सेल्स होगी। सच डेटा इज जनरली रेफर टू एज टाइम सीरीज। ये जो हिस्टोरिकल डेटा होता है जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर की सेल्स को एस्टिमेट करने जा रहे हैं, इस डेटा को टाइम सीरीज बोला जाता है। द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ सेल्स इज फाउंड आउट। हम देखते हैं कि 2017 से 18 में क्या चेंज आया, 18 से 19 में क्या चेंज आया, वो हम चेंज फाइंड आउट करते हैं। द स्टडी मे शो दैट द सेल्स समटाइम्स आर इंक्रीजिंग। आप देखोगे कभी सेल्स बढ़ रही है एंड सम टाइम डिक्रीजिंग, तो कभी सेल कम हो रही है। बट ए जनरल ट्रेंड इन द लॉन्ग रन विल बी आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम हिस्ट्री देखें तो उस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेंड दिखाई देगा, जो कि या तो ऊपर की तरफ सेल जाती हुई दिखाई देगी या फिर सेल नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। इट कैन नॉट बी बोथ वेज। लॉन्ग रन में वो ऐसा नहीं होगा, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। जैसे अगर मैं मान लो 10 साल का डेटा पिक करके चलूं, तो 10 साल में अगर 7 टाइम्स मैं देखूं कि हाँ सेल बढ़ रही है और 3 बार मैं देखूं कि कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही माना जाएगा। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। जब आप वहां से एक ट्रेंड फाइंड आउट कर लेते हो कि सेल का ट्रेंड अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, तो उस ट्रेंड को सेक्युलर ट्रेंड बोला जाता है, वन साइडेड ट्रेंड। द सेल्स फोरकास्ट with the help of this method are made on the assumption that the same trend will continue in the future। of course हम ये assume करते हुए चलते हैं
पास्ट में जो हमारी सेल का ट्रेंड था वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में हम पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे फ्यूचर की सेल को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। अब हमें इसके लिए पास्ट के ट्रेंड को एनालाइज करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड की कैलकुलेशन करना। जब हम पास्ट डेटा के बेसिस पे एक ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उस ट्रेंड को हम बोलते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। इसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए और वो डेटा क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले फाइंड टाइम डेविएशंस। टाइम डेविएशंस को यहाँ पे सिंबल एक्स से इंडिकेट किया जाएगा। ऑफ ईच पीरियड, हमें हर एक पीरियड का टाइम डेविएशन देखना है। किससे? फ्रॉम ए सर्टन पीरियड, हमें एक सर्टन पीरियड फिक्स करना है। मान लो से एग्जांपल मैं डेटा पिक करके चल रहा हूं 5 इयर्स का, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015, 5 साल है। मुझे इन पांचों में से एक ईयर को सर्टेन पीरियड मानना पड़ेगा। मान लो से एग्जांपल में कहता हूं मिड ईयर मैंने कंसीडर किया 2013, तो मैं क्या देखूंगा, बाकी जो ईयर है 2011, 2012, 2014 और 2015, उनका 2013 जो मैंने एक सर्टेन पीरियड एज्यूम किया उससे क्या डेविएशन है। लाइक मैं 2011 माइनस 2013 करूंगा, 2 साल का डेविएशन है। 2012 माइनस 2013 करूंगा, -1 का डेविएशन। 2014 में से 2013 माइनस करूंगा, +1 का डेविएशन। 2015 में से 2013 माइनस करूंगा, +2 का डेविएशन। तो इस तरीके से हमें टाइम डेविएशन फाइंड आउट करने हैं, जिसको हम सिंबल एक्स से इंडिकेट करेंगे। एंड देन फाइंड द सम ऑफ टाइम डेविएशन, और ये जो टाइम डेविएशन आप कैलकुलेट करोगे इसका हमें सम अप करना है। तो हमने टाइम डेविएशन को एक्स से इंडिकेट किया, तो सम इंडिकेट किया जाता है सिग्मा से, तो हम सम को इंडिकेट करेंगे सिग्मा एक्स से। सर कैसे, वो हम अभी डेटा के थ्रू एनालाइज करेंगे। तो पहले एक्स टाइम डेविएशन, उसका एडिशन सिग्मा एक्स। सेकेंड पॉइंट, स्क्वायर द टाइम डेविएशन। टाइम डेविएशन था एक्स, तो उसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर ऑफ ईच पीरियड, हर एक पीरियड का एक्स स्क्वायर कर लो। एंड देन फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच पीरियड, और ये जो एक्स स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया है हर एक पीरियड का, उसका भी सम अप कर लो, तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, एक्स का स्क्वायर सिग्मा एक्स का स्क्वायर। देन मल्टीप्लाई टाइम डेविएशन, मतलब एक्स को मल्टीप्लाई करो विद द सेल्स ऑफ ईच पीरियड इंडिविजुअली। सेल्स को यहां पे इंडिकेट किया जाता है वाई से, तो इसका मतलब आपको टाइम डेविएशन को सेल्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स वाई मिलेगा इंडिविजुअली हर साल का, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है, उसका भी सम अप कर देना है। ऐड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉलम टू फाइंड आउट एक्स वाई, जो भी आपने कैलकुलेट किए होंगे उसका एडिशन करोगे तो आपको सिग्मा एक्स वाई मिल जाएगा। और उसके बाद हम एक ट्रेंड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं टू फाइंड द ट्रेंड, दैट इज वाई सेल्स। मान लो आपके पास 2011 से 15 तक का डेटा है और आप 2016, 17, 18 के लिए सेल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज y विल बी इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। द वैल्यू ऑफ ये जो x है ये तो टाइम डेविएशन है ही, y सेल्स आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब मुझे a और b की जरूरत है। तो द वैल्यू ऑफ a एंड b मे बी डिटरमाइंड, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सर कैसे? दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के।
may be determined by either of the following two ways. एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। सर ये ए और बी क्या इंडिकेट करते हैं? जो ए है वो इंडिकेट करता है एवरेज को और बी इंडिकेट करता है रेट ऑफ ग्रोथ। जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में जब आप कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई करते हो तो वहां पे इक्वेशन अप्लाई होती है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं कंजम्पशन फंक्शन में C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जहां पे C इज द कंजम्पशन, A होता है एक कांस्टेंट फिगर। तो यहां पे भी A जो है वो एक कांस्टेंट डिमांड है कि इतनी तो मार्केट में डिमांड होगी ही होगी, प्लस B वहां पे होता था MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आपकी इनकम कितनी होगी तो उस इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप कंज्यूम करते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे टाइम डेविएशन क्या होगा, उस टाइम के बेसिस पे कितनी मेरी यहाँ पे सेल जनरेट होगी, दैट इज इंडिकेटेड बाय बी। रेट ऑफ ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे। टाइम के साथ साथ आपका रेट ऑफ ग्रोथ अप्लाई होता जाएगा। तो A इज इक्वल टू वो Y इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स। सर स्टेप्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है। अगर स्टेप्स कंफ्यूजिंग है तो सिंपल मैं कहूंगा आप माइंड में एक बार के लिए फिलहाल फॉर्मूला रखो, Y इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स। हियर Y विल बी द सेल्स, हमें कैलकुलेट करनी है, A प्लस बी एक्स, X इज द टाइम डेविएशन फिलहाल के लिए, A इज द एवरेज, B इज द रेट ऑफ ग्रोथ। याद कर लिया सर, Y इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स। अब ये जो A और B कैलकुलेट करने हैं, इनको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ये जो आपने अभी 3 पॉइंट देखे थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको अप्लाई करना बड़ा इजी है। हम इस कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में रख सकते हैं। सर वो स्टेटमेंट दिखा दो। स्टेटमेंट है बेटा, ये वाला। मैंने आपको कहा कि हमें x से फाइंड आउट करना है और उसका सम अप करके सिग्मा x निकालना है। हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। ईयर 2011, 12, 13, 14, 15 से एग्जांपल। टाइम डेविएशन हम लिखेंगे, सेल्स क्वेश्चन बताएगा कुछ ईयर्स की, कुछ ईयर्स की हम फाइंड आउट करेंगे। x का स्क्वायर कर लेंगे, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, xy आ जाएगा। अब देखो जरा जो स्टेप्स मैंने आपको बताए वो, सर x इसमें आ जाएगा, इसका एडिशन करेंगे सिग्मा x, y क्वेश्चन में गिवन होगा, x का स्क्वायर करके लिखेंगे, उसका एडिशन करेंगे सिग्मा x स्क्वायर आ जाएगा। x को y से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और उसका एडिशन करेंगे सिग्मा xy आ जाएगा। तो हमें वहां पे जो मैंने आपको स्टेप बताए, या तो वो स्टेप याद कर लो या फिर ये स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू याद कर लो। ईयर्स, टाइम डेविएशन इंडिकेटेड बाय x, सेल्स इंडिकेटेड बाय y, x स्क्वायर xy। ऑटोमेटिकली आपको सिग्मा x, सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y, सिग्मा xy ये सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। और फाइनली हमें अप्लाई करना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। x हम फाइंड आउट कर लेंगे यहां से, y हमें कैलकुलेट करना है, a प्लस b जो है दैट इज वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये डिपेंड करेगी सर हम कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड करवाने से पहले अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है मैं उसको क्रक्स में आपके सामने रख देता हूं। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड हम फ्यूचर की सेल्स को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट की जरूरत होती है, जिसके लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू बनाते हैं। ईयर, टाइम डेविएशन इंडिकेटेड बाय एक्स, सेल्स इंडिकेटेड बाय वाई, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। बस अभी तक आप अपने माइंड में ये रखो। सर ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने की दो मेथड है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। किसी भी मेथड में मूव ऑन करने से पहले मैं ये चाहूंगा आप अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसको अपनी कॉपी में नोट करें। हेडिंग पुट करो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। सबसे पहले ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स आप कॉपी कर लो। इसके बाद हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड और ये सारा मैटर आप कॉपी कर लो। ये कॉपी करने के बाद एक स्टेटमेंट और बना लो। हेडिंग पुट करो कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, और ये एज ए फॉर्मेट आप कॉपी कर लो इसको, ताकि आपको ये भी ध्यान रहेगा कि जो हमने स्टेप्स लिखे हैं उनको इजीली तरीके से हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। अब हम ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने की दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, वो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हेडिंग पुट करो डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हेडिंग पुट करो डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड के अप्लाई होने के पीछे एक कंडीशन है। वो कंडीशन है दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। जो आपने अभी अभी स्टेटमेंट बनाया था उसमें जो टाइम डेविएशन है दैट इज इंडिकेटेड बाय एक्स, अगर क्वेश्चन में आप सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 कर पा रहे हो तो उस सिचुएशन में आप उस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगी। सर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा? टू मेक सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 it is necessary that the time deviations should be calculated exactly from the midpoint of the series। अगर आप जो बेस ईयर है, जो सर्टेन पीरियड है, वो बिल्कुल मिड पॉइंट कंसीडर करोगे, लाइक अगर मैं कहता हूं 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, 5 साल का मेरे पास डेटा गिवन है, तो अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड ईयर इज द मिड पॉइंट। अगर मैं थर्ड ईयर को एक सर्टेन पीरियड मान के चलूं तो मैं उसकी वैल्यू कंसीडर करूंगा 0। 2018 की वैल्यू मैं कंसीडर करूंगा 0। सर कैसे? हमने अभी अभी पीछे कहा टाइम डेविएशन हमें एक सर्टेन पीरियड से कैलकुलेट करना है। अगर मैं वो सर्टेन पीरियड 2018 मान के चलूंगा तो 2018 माइनस 2018 करूंगा 0 आएगा।
2017 माइनस 2018 करूंगा -1 आएगा, 2016 माइनस 2018 करूंगा -2 आएगा, 2019 माइनस 2018 करूंगा प्लस में 1 आएगा, और 2020 माइनस 2018 करूंगा प्लस में 2 आएगा। तो 3 माइनस के हो गए टोटल और 3 पॉजिटिव होंगे, तो उसका जब एडिशन करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो जितने ईयर्स हमारे पास गिवन है, अगर हम उसके मिड पॉइंट को एक सर्टेन पीरियड अज्यूम करेंगे तो सिग्मा एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, और उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर पाओगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देन जब आप सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 बना लो, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी will be calculated as follows. A is equal to, A indicates average, is equal to sigma y upon में n. sigma y क्या है? टोटल सेल्स, y is the sales, उसका एडिशन किया टोटल सेल्स, टोटल सेल्स को डिवाइड करोगे n, n is the number of periods, n is the number of years, n is the number of years, तो आपको वहां पे एवरेज पता चल जाएगा। और b is equal to सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर, b will be equal to सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएगी, यू कैन अप्लाई द ट्रेंड फॉर्मूला y is equal to a plus bx। हेडिंग पुट करो डायरेक्ट मेथड, और ये 2 पॉइंट विद 2 फॉर्मूला कॉपी करो आप। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड है, क्राइटेरिया ऑफ ए गुड फॉरकास्टिंग मेथड है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं पहले आपको डायरेक्ट मेथड पे कुछ क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जिसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। क्वेश्चन कहता है हमने आपको एक टाइम सीरीज का डेटा दिया है और उसके बेसिस पे आप सेल प्रोजेक्ट करो अगले 3 सालों के लिए। इसका मतलब आपको 2001 से 2007 तक का डेटा गिवन है, आपको 2008, 2009 और 2010 की सेल्स को एस्टिमेट करना है। क्वेश्चन ने हमें 2001 से लेकर 2007 तक का डेटा दे दिया और सेल जो गिवन है वो है इन 1000। 2001 में 80,000 यूनिट की सेल देखी गई, 2002 में 90,000 यूनिट की सेल देखी गई, 2003 में 92,000 की सेल देखी गई। मतलब पहले तो इंक्रीज है, उसके बाद एक बार डिक्रीज हुआ, 2004 में ये 83 हो गया, लेकिन फिर बाद में फिर से इंक्रीज हुआ, 2004 से 2005 में इंक्रीज, 2005 से 2006 में इंक्रीज। आप देखोगे ट्रेंड है, पहले इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर ये डिक्रीज है, फिर ये इंक्रीज, फिर ये इंक्रीज, फिर ये डिक्रीज है। मतलब 2 साल इंक्रीज होता है, फिर 1 साल डिक्रीज, फिर 2 साल इंक्रीज होता है, फिर 1 साल डिक्रीज। ये कहीं ना कहीं ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमारा। तो इस ट्रेंड के बेसिस पे हमें 2008, 9 और 10 की सेल्स को एस्टिमेट करके देना है। हम इसके लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मेथड एप्लीकेशन हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लेकिन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स अप्लाई करने के लिए हमें ट्रेंड वैल्यूज की जरूरत होती है। तो हम हमेशा बनाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। हेडिंग पुट करो
आंसर नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा ईयर्स, सेकेंड कॉलम विल बी टाइम डेविएशन इंडिकेटेड बाय एक्स, थर्ड कॉलम विल बी ऑफ सेल्स इंडिकेटेड बाय वाई, फोर्थ कॉलम एक्स स्क्वायर एंड फिफ्थ कॉलम एक्स वाई। एज पर क्वेश्चन 7 ईयर्स गिवन है, तो मैं यहां पे ईयर्स में 7 ईयर्स लिख सकता हूं। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। अब अगर मुझे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो ये जो x होगा इसका जो समअप होगा दैट इज सिग्मा x, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ईयर है मेरे पास 7। अगर मैं मिड की बात करूं तो मिड होगा आपका 2004। अगर मैं 2004 को मिड ईयर दैट इज सर्टेन पीरियड कंसीडर करूं तो 2004 में से 2004 माइनस करूंगा तो दैट विल बी 0। तो जिस पीरियड को आप सर्टेन पीरियड बेस पीरियड कंसीडर कर रहे हो उसका टाइम डेविएशन हमेशा 0। अब डिफरेंस निकाल लो, 2001 माइनस 2004 दैट विल बी -3, -2, -1। 2005 minus 2004 that will be 1, 2, 3। इसका समअप करोगे तो that will be equal to 0। इस तरीके से हमें डायरेक्ट मेथड में सिग्मा x इज इक्वल टू 0 बनाना है। सेल्स की बात करें तो क्वेश्चन में सेल्स गिवन है 80, 90, 92, 83, 94, 99 एंड 92। 80, 90, 92, 83, 94, 99 एंड 92। अगर इस कॉलम का टोटल कर लिया जाए तो दैट विल बी सिग्मा वाई। सिग्मा वाई की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम a इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में n करेंगे। तो इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आ जाएगा आपका 630। इसका टोटल आ जाएगा आपका 630। इसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स है आपका -3, स्क्वायर विल बी 9, 2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9। इसका समअप कर लिया जाए तो दैट विल बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 28। और लास्ट कॉलम में हमें चाहिए एक्स वाई। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 80 इट विल बी -240, 2 मल्टीप्लाई बाई 90 इट विल बी -180, -1 मल्टीप्लाई बाई 92 -92, 0, 94, 99 मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बी 198, 92 मल्टीप्लाई बाई 3 that will be 276। इस कॉलम का टोटल किया जाए तो that will be सिग्मा एक्स वाई
ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 56. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यूज. जब आपने ये स्टेटमेंट बना लिया तो अब हम ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला लगाओ, ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन. सिग्मा वाई आपने कैलकुलेट किया 630. एन की बात करें तो नंबर ऑफ ईयर्स है आपके 7, तो दैट विल कम 90. 90 की डिमांड आपकी कांस्टेंट है, एवरेज है, आप ये मान के चल रहे हो. एंड बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर. सिग्मा एक्स वाई है आपका 56 और सिग्मा एक्स स्क्वायर था आपका 28. 56 अपॉन में 28, इट विल बी 2. ए आ गया 90 और बी आ गया आपका 2. इसके बेसिस पे हम 2008, 9 और 10 की सेल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. अप्लाई करो इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. 2007 तक की सेल गिवन थी. 2008, 9 और 10 की हमें सेल कैलकुलेट करनी है. ए था आपका 90, ए है आपका 90 प्लस बी है आपका 2, बी है आपका 2 और x की मैं बात करूं तो x की वैल्यू आप देख सकते हो 2007 की वैल्यू है 3. तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता 2008, 2009 और 2010, तो 2008 माइनस 2004 करता तो दैट विल बी 4, 5, 6, तो दैट विल बी 4, 5 एंड 6. तो 2008 है 4, 9 है 5 और 10 है 6. तो these will be your values of 2008, 9 and 6. 2008 की सेल वैल्यू आ रही है 98, 2009 की आ रही है 100 और 2010 की आ रही है 102. This is the estimated sales for the year 2008, 9, 10 on the basis of direct method and trend projection method. हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 1. पहले आप अगर क्वेश्चन कॉपी करना चाहो तो क्वेश्चन भी कॉपी कर सकते हो. क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए. और अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, आपने परचेज की है क्लासेस, बुक्स वगैरह में है क्वेश्चन आपके पास, तो आप डायरेक्ट आंसर कॉपी कर सकते हो. हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 1. दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड. इसको आप कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट स्लाइड आप कॉपी कीजिए कैलकुलेशन ऑफ ए एंड बी. ये वाली स्लाइड कॉपी कीजिए. इसके बाद आप कॉपी कीजिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की स्लाइड्स. ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इजी ये था कि हमारे पास 7 इयर्स गिवन थे, तो हमने 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए और इसको मिड कंसीडर करके सिग्मा एक्स को 0 बना दिया. लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में
ईयर केवल गिवन है 6 और मैं उसमें भी डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाहूं तो सर किस तरीके से करूं? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल प्रोजेक्ट द सेल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। आपके पास अगेन टाइम सीरीज गिवन है, 6 साल का डेटा 2002 से 2007 और हमें सेल प्रोजेक्ट करनी है अगले 5 सालों के लिए 2008, 9, 10, 11 और 12, अगले 5 सालों के लिए सेल प्रोजेक्ट करनी है। ईयर गिवन है 2002 से 7 और सेल गिवन है मेरे पास लैक्स में 100, 110, 115, 120, 135 एंड 140। सर इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करोगे? देखो कुछ भी हो, हमें स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यूज तो बनाना है। तो पहले एक बार मैं अगर अपना स्टेटमेंट बनाना शुरू करूं, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, ब्रैकेट में जो अजम्पशन है एक बार लिख लो, मैं इसको अभी समझाऊंगा आपको। अज्यूम्ड टाइम डेविएशन 6 मंथ इज इक्वल टू 1 पीरियड। मैं यहां पे एक पीरियड 1 साल को नहीं, मैं यहां पे एक पीरियड 6 महीने का अज्यूम करके चलूंगा। 5 कॉलम में आप कैलकुलेशन करोगे, ईयर, टाइम डेविएशन इंडिकेटेड बाय एक्स, सेल्स इंडिकेटेड बाय वाई, देन एक्स स्क्वायर एंड फाइनली एक्स वाई। मे भी कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे कि सर ने 1 पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ अज्यूम किया है, तो कुछ स्टूडेंट शायद समझ गए होंगे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे बनेगा, बट फिर भी समझाना है मुझे, अभी बाकी है। एज पर क्वेश्चन में यहां पे ईयर कॉपी कर सकता हूं। ईयर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2002। टेबल में तो हम उतने ही ईयर कंसीडर करेंगे जितने क्वेश्चन में गिवन है, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। सेल्स गिवन है वो भी कॉपी कर लेते हैं वाई कॉलम में, 100, 110, 115, 120, 135, 140, 100, 110, 115, 120, 135 एंड 140। हमें यहां पे जो टाइम डेविएशन का कॉलम है इसको मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो इसको सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 बनाना है। ये जो टोटल होगा दैट विल बी और सिग्मा वाई एडिशन करके लिख लो, 720। इसके बाद यहां पे देखो कि मैं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे बनाऊं। मैंने यहां पे एक अजम्पशन ली कि 1 पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स, 1 पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स। ये मेरे पास डेटा गिवन है 2002 से लेकर 2007 तक का। देखो अगर मेरे पास 2002 है, अगर मैं 6 महीनों की बात करूं तो 2002 में एक की बजाय 2 पीरियड होंगे, एक जनवरी से लेकर 30 जून और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर।
बिल्कुल इसी तरीके से 2003 में भी 2 पीरियड होंगे, 2004 में भी 2 पीरियड होंगे, 2005 में 2 पीरियड, 2006 में 2 पीरियड, 2007 में 2 पीरियड। ये दो पीरियड कैसे हैं? मैं 6 महीने को एक पीरियड मान के चल रहा हूं, तो हर साल में 2 पीरियड। ये है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। कहीं ना कहीं ये जो 2004 के बाद ये 2005 है, 2004 में ये जो 2 पीरियड हैं ये रहे होंगे 1 जनवरी से 2004, 1 जनवरी 2004 से 30 जून 2004। इसी तरीके से दूसरा पीरियड रहा होगा 1 जुलाई 2004 से 31 दिसंबर 2004। इसी तरीके से 2005 में 1 जनवरी 2004 से 30 जून, 1 जनवरी 2005 से 30 जून 2005 और 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2005। 2 पीरियड 4, ये है 5, ये है 6 पीरियड, ये है 7, ये है 8, ये 2 मिला के 10 और ये 2 मिला के 12। अगर मैं 2004 और 2005 के बीच में, मतलब 2 पीरियड ये छोड़ दिए, 2 पीरियड ये छोड़ दिए 4, 1 पीरियड इसका छोड़ दिया 5, इधर 2 2 4 छोड़े पहले, तो इधर भी ये 2 छोड़ दिए, इधर भी ये 2 छोड़ दिए 4। अब ये है मेरे 4 पीरियड। 2004 के बाद और 2005 का आधा, 2004 के बाद और 2005 का आधा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, एक पीरियड मैंने इसका कंसीडर किया, ये हो गया 5, ये है 6, ये है 7, ये है 7 पीरियड। अब अगर मैं 7 पीरियड की मैं बात करूं, तो ये है आपका 2004 और 2005 के बीच का पीरियड, 2004 और 2005 के बीच का पीरियड। अगर मैं 2004 और 2005 के बीच के पीरियड की बात करूं और मैं इसको अगर मिड पॉइंट कंसीडर करके चलूं, 2004 और 2005 के बीच में अगर मैं इसको एक मिड पीरियड दैट इज सर्टेन पीरियड कंसीडर करके चलूं, तो दैट विल बी जीरो। और उसका अगर मैं डिफरेंस यहां पे देखूंगा, तो डिफरेंस होगा 2004 का यहां से ओनली वन। इसका अगर डिफरेंस देखूंगा तो 1 + 2 इट विल बी 3, इट विल बी 5, इधर माइनस में होता जाएगा और इधर देखूंगा तो 2005 आधा, पॉजिटिव में 1, ये 2 + 3 और ये +5। तो अगर मैं 2004 और 5 के बीच में जो भी पीरियड होगा उसको यहां पे अगर मिड पीरियड 0 एज्यूम करके चलूं, तो उस सिचुएशन में 2004 एंडिंग -1, यहां से मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो 2004 एंडिंग -1, 2003 एंडिंग -3, 2002 एंडिंग -5। इधर 2005 ये खत्म हो जाएगा +1 पे, ये +3, ये +5। समझ पा रहे हो? दोबारा से अगर मैं 2004 और 2005 के मिड का, मतलब यहां पे
इस पीरियड को अगर मैं मिड पीरियड कंसीडर करके चलता हूं, इस वाले पीरियड को, तो अगर मैं इसको 2004 के एंड से कंपेयर करूंगा तो दैट विल बी -1, क्योंकि मैं 6 महीने का एक पीरियड कंसीडर करके चल रहा हूं, तो यहां से कंपेयर करूंगा तो दैट विल बी 6 मंथ -1। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे 2003 का एंड देखूंगा। एंड क्या होगा? 31 दिसंबर 2003। तो -1 है, इसमें 2 पीरियड कवर हो गए, तो ये हो गया -3। इसमें फिर से 2 पीरियड कवर हो गए, -5। यहां से 31 दिसंबर 2005 को मेजर करूंगा, जून से दिसंबर, ये +1। फिर ये 2 पीरियड कवर कर लेगा, +3। ये 2 पीरियड कवर कर लेगा, +5। तो जब आप स्टेटमेंट बनाओगे तो स्टेटमेंट में ये 0 कहीं नहीं दिखाई देगा। 2004 में आपको दिखाई देने वाला है -1, 2 पीरियड इसमें कवर हो गए, -3, ये हो गया -5। इसी तरीके से ये +1 होगा, फिर केवल ये +3 होगा और ये +5 होगा। मैंने मिड किसको अज्यूम करा है? मिड है मेरा ये वाला पीरियड, 30 जून 2005, 1 जनवरी 2005 से लेकर 30 जून 2005 मेरा मिड है। 30 जून 2005 से मैं मेजरमेंट करूंगा, 31/12 एक पीरियड, 31/12/2005 भी एक पीरियड। अब पूरा साल कंसीडर करूंगा तो पूरे साल में 2 बार 6 महीने आएंगे, तो 2 पीरियड आपके कवर होते रहे। इस तरीके से आप सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 बना सकते हो अगर आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है वो नंबर ऑफ ईयर्स इवन में हो, 2, 4, 6, 8। अगर वो ओड में चल रहे होंगे तो आपको कोई इश्यू आएगा ही नहीं। आगे कंटिन्यू करते हैं। x², -5 का स्क्वायर 25, -3 का 9, 1, 1, 9, 25। इसका टोटल करें तो दैट विल बी सिग्मा x², दैट विल बी 70, सिग्मा x² दैट विल बी 70, xy 100 मल्टीप्लाई बाई -5, -500, -3 into 110, -330, -1 मल्टीप्लाई बाई 115, -115, +1 मल्टीप्लाई बाई 120, +120, 3 मल्टीप्लाई बाई 135, पॉजिटिव में 405, 5 मल्टीप्लाई बाई 140, पॉजिटिव में 700। इसका समअप करें तो दैट विल बी सिग्मा XY, सिग्मा XY and the total will come 285, total will be 285। हेडिंग पुट करो और सबसे पहले ये कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू का स्टेटमेंट आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए और बी की वैल्यूज। ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई है आपका 720 और एन दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स है आपके 6, तो इट विल बी 120। और b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा x²। सिग्मा एक्स वाई है आपका 285 डिवाइडेड बाई 70, 285 डिवाइडेड बाई 70, तो दैट विल बी 4 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी 4.07, 4.07। इसके बेसिस पे हम
अगले 5 सालों की सेल एस्टिमेट कर सकते हैं। आओ जरा इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एज पर क्वेश्चन हमारे पास 2007 तक का डेटा गिवन था, हमें 2008, 9, 10, 11 और 12 के लिए कैलकुलेशन करनी है। ए कैलकुलेट होके आया है आपका 120 प्लस बी कैलकुलेट किया आपने 4.07 और x है आपका x होगा आपका 2007 तक ये +5 है, तो 2008, 9, 10, 11, 12 दो बढ़ते जाएंगे, तो दैट विल बी 7, 9, 11, 13, 15। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15 अकॉर्डिंगली हम यहां पे सेल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट विल बी 4.07 इंटू 7 प्लस 120, इट विल बी 148.49। राउंड ऑफ में 148 लिख सकता हूं। 4.07 multiply by 9 plus 120, that will be 156.63। राउंड ऑफ में 157 आप लिख सकते हो। 4.07 multiply by 11 plus 120, 164.77। राउंड ऑफ में आप 165 लिख सकते हो। 4.07 multiply by 13 plus 120, 172.91। राउंड ऑफ में आप 173 लिख सकते हो। एंड 4.07 multiply by 15 plus 120, 181.05। राउंड ऑफ में आप 181 लिख सकते हो। दैट विल बी योर estimated sale for the next 5 years on the basis of trained projection method, direct method। हेडिंग पुट करो। अगर क्वेश्चन कॉपी करना है तो पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2 और ये स्लाइड आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड आप कॉपी कीजिए, ए और बी की कैलकुलेशन। और उसके बाद y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये था आपका डायरेक्ट मेथड का एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने का, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। देखो इनडायरेक्ट मेथड में इक्वेशन थोड़ी सी अलग है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड
इन बोथ द केसेस, चाहे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 बने ना बने, डजेंट मैटर, इनडायरेक्ट मेथड हर सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने डायरेक्ट मेथड का एप्लीकेशन किया वो अगर आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन बोथ द केसेस वेयर सिग्मा एक्स हैज एनी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 हो ना हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहां पे ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करना है। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग टू इक्वेशन। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई आपने स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू में कैलकुलेट किया था। एन है नंबर ऑफ पीरियड्स या क्वांटिटी किसी भी चीज की। ए वही जो हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सिग्मा एक्स स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू में था। दूसरी इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू से मिल जाएगा, ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सिग्मा एक्स स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू से मिल जाएगा, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू से मिल जाएगा। तो सब कुछ वही होगा, केवल और केवल आंसर का तरीका अलग हो। हेडिंग पुट करो इनडायरेक्ट मेथड और ये दो लाइन कि इनडायरेक्ट मेथड किसी भी सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है और दो इक्वेशन कॉपी कर लीजिए। इनडायरेक्ट मेथड पे भी हम दो क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। आओ जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट्स इन 5 टाउन्स हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डेटा। 5 टाउन्स में कलर टीवी सेट्स की डिमांड का इन्वेस्टिगेशन किया गया। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन लैक्स, टाउन की पॉपुलेशन दी गई है लैक्स में, जिसको यहां पे एक्स से इंडिकेट किया गया है, और नंबर ऑफ टीवी सेट्स की क्या डिमांड है वो थाउजेंड्स में गिवन है, जिसको सिंबल वाई से इंडिकेट किया गया। एक टाउन में इन्वेस्टिगेशन हुआ जहां पे 5 लाख की पॉपुलेशन थी और 9000 टीवी की डिमांड एस्टिमेट की गई। एक टाउन जहां पे 7 लाख की पॉपुलेशन थी, 13000 टीवी की डिमांड देखी गई। एक टाउन जहां पे 8 लाख की पॉपुलेशन थी, 11000 टीवी की डिमांड देखी गई। एक टाउन जहां पे 11 लाख की पॉपुलेशन थी, वहां पे 15,000 कलर टीवी सेट्स की डिमांड देखी गई। और एक टाउन जहां पे 14 लाख की पॉपुलेशन थी, वहां पे 19,000 कलर टीवी डिमांड देखी गई। क्वेश्चन चाहता है एस्टिमेट द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट्स फॉर 2 टाउन्स। 5 टाउन की पॉपुलेशन और टीवी की डिमांड गिवन है। क्वेश्चन चाहता है हम 2 टाउन की कैलकुलेशन करके दें जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख और 20 लाख है। आप ऊपर देखोगे पॉपुलेशन में 10 लाख और 20 लाख नहीं है, तो हमें इन पॉपुलेशन और इन डिमांड के बेसिस पे ये बताना है कि 10 लाख जहां पॉपुलेशन होगी वहां टीवी की डिमांड कितनी होने की उम्मीद है, और जहां पॉपुलेशन 20 लाख की होगी वहां कलर टीवी सेट्स की डिमांड क्या होने की उम्मीद है। और इसको हम सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। आप देखोगे कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते? क्योंकि डायरेक्ट मेथड में नॉर्मली आपको एक टाइम डेविएशन दिखाई देता है, जबकि यहां पे आपको टाइम डेविएशन दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो टाइम डेविएशन वाले क्वेश्चन है मैं उनको चाहूं तो डायरेक्ट मेथड से
चाहूं तो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन जो क्वेश्चन टाइम डेविएशन के नहीं है मैं उनको इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करूंगा। आओ जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आप बनाओगे कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। यहां पे ईयर्स नहीं है, जिसकी वजह से जो पहला कॉलम था आपका ईयर्स का वो नहीं आएगा। तो आप यहां पे लिखोगे पॉपुलेशन इन लैक्स दैट इज इंडिकेटेड बाय एक्स, सेल्स indicated by y, then x square and then xy. Population 5, 7, 8, 11, 14. 5, 7, 8, 11 and 14. Sales 9, 13, 11, 15, 19. 9, 13, 11, 15, 19. यहां पे आप x का टोटल कर सकते हो, that will not be equal to 0 sigma x. (45) सिग्मा x इज इक्वल टू 45। y का टोटल किया जाए तो दैट विल बी सिग्मा y, सिग्मा y विल बी इक्वल टू 67 x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121 एंड 14 का स्क्वायर 196। इस कॉलम का टोटल किया जाए तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट विल बी 455। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 45, 13 मल्टीप्लाई बाई 7 91, 11 मल्टीप्लाई बाई 8 88, 15 मल्टीप्लाई बाई 11 165, 14 मल्टीप्लाई बाई 19 266। इसका एडिशन करें तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई दैट विल बी 655। जब आपकी टेबल बन गई स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, तो हमें कैलकुलेट करनी है ए और बी की वैल्यूज। हम अप्लाई कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, तो हमें बनानी पड़ेगी दो इक्वेशन। आओ जरा इक्वेशन बनाते हैं। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग टू इक्वेशंस आर टू बी सॉल्व्ड। पहली इक्वेशन है सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा वाई देखो जरा, सिग्मा वाई आपने कैलकुलेट किया 67, तो 67 इज इक्वल टू एन है आई थिंक 5, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टाउन्स है 5, ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बी 5a प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स है आपका 45, तो इट विल बी 45b। सिग्मा एक्स वाई है 655, तो 655 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स है 45, तो ये हो गया 45a
प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर था 455, तो दैट विल बी 455 बी। ये बन गई आपकी दो इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लूं, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 67 इंटू 9 दैट विल बी 603 इज इक्वल टू 5a मल्टीप्लाई बाई 9, 45a plus 45b multiply by 9, it will be 405b। ये है 655 is equal to 45a plus 455b, साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया आपका 603 minus 655, that will be minus 52 is equal to 50b minus 50b, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो b विल बी इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 50, 52 डिवाइडेड बाई 50, ये आ जाएगा आपका 1.04। b की वैल्यू आ गई 1.04। एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ही अगर मैं रख लूं इस वैल्यू को, तो फर्स्ट इक्वेशन थी 67 इज इक्वल टू 5a प्लस 45b, b की वैल्यू है 1.04। इसको सॉल्व कर लो तो 67 माइनस 45 इंटू 1.04, 46.8 इज इक्वल टू 5a, तो a इज इक्वल टू 67 माइनस 46.8, it will be 20.2 divided by 5, 20.2 divided by 5 is equal to 4.04। तो a की वैल्यू आ गई 4.04 और b की वैल्यूज आ गई 1.04। इसके बेसिस पे हम सेल्स कलर टीवी की जो डिमांड है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं 10 लाख और 20 लाख पॉपुलेशन के लिए। आओ जरा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन होगी, जहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन होगी, वहां पे y दैट इज डिमांड ऑफ कलर टीवी सेट विल बी इक्वल टू ए। ए आपने कैलकुलेट किया है 4.04 प्लस बी है आपका 1.04 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स है एक्स लेना है आपको, पॉपुलेशन लेनी है आपको 10 लाख की, 10 लाख की पॉपुलेशन के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 14.44। और यही अगर आप 20 लाख की पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करें तो y इज इक्वल टू ए है 4.04, b है 1.04, 20 लाख इज द पॉपुलेशन, तो 20 इंटू 1.04 प्लस 4.04 that will come 24.84। These will be the population। और ये पॉपुलेशन की ये जो कलर टीवी की डिमांड की है ये फिगर्स है 1000 में, तो ऊपर है ये 14,000, 14.44 मल्टीप्लाई बाई 1000 है ये,
तो ये है 14,440 और नीचे जो है वो है 24,840। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करके ए और बी की वैल्यूज अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन के बेसिस पे डिमांड कैलकुलेट करते हुए चल सकते हैं। अगर क्वेश्चन है आपके पास तो बेटर है, नहीं है क्वेश्चन तो पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। और क्वेश्चन अगर है तो आप डायरेक्ट आंसर कॉपी कर लीजिए। पहले स्लाइड ए प्लस बी नहीं करनी, ए और बी की वैल्यूज की कैलकुलेशन की स्लाइड जो है वो आप पहले कॉपी कर लें। इसके बाद आप कॉपी कर लीजिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 और है, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका होमवर्क। हालांकि नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, डिस्कस करूंगा, बट बेटर ये है आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखें ताकि आपको पता लगे कि क्या आप इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हो मैथमेटिकली कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करनी ही नहीं आती, इक्वेशन सॉल्यूशन में ही गलती करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, खुद अपने आप एक बार घर पे करके देखो। आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज की क्लास में हमने एक मेथड दैट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड का डिस्कशन किया। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड का कहना है हम पास्ट जो ट्रेंड होता है उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन अप्लाई की जाती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पे y इंडिकेट डिमांड दैट इज सेल्स, ए एक एवरेज अमाउंट को इंडिकेट करता है, एवरेज फिगर को इंडिकेट करता है, b इज द रेट ऑफ ग्रोथ, x डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या है। डायरेक्ट मेथड में नॉर्मली ये टाइम डेविएशन होता है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में x इंडिकेशन क्या कुछ भी हो सकता है। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू बनाते हैं, जिसमें 5 कॉलम कंसीडर करते हैं। ईयर, एक्स दैट इज टाइम डेविएशन, वाई इज सेल्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई। इसको बनाने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं ए और बी की वैल्यू। ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन एंड बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हम ए प्लस बी एक्स इक्वेशन अप्लाई करके नेक्स्ट ईयर्स की डिमांड एस्टिमेट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में केवल और केवल तभी एप्लीकेशन हो सकता है जब सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। इनडायरेक्ट मेथड किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, बट इनडायरेक्ट मेथड में
दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना पड़ता है। इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देन सेम इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। डायरेक्ट मेथड पे दो क्वेश्चन मैंने करवाए, इनडायरेक्ट मेथड पे एक क्वेश्चन करवा दिया। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो होमवर्क है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और बाकी भी इस चैप्टर में एक मेथड, मूविंग एवरेज और क्राइटेरिया ऑफ ए गुड मेथड हमें डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप जितना भी पोर्शन इस चैप्टर का मैंने करवाया है वो रिवाइज करके आओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।